नमस्कार, स्वागत है आपका मैजिकल स्टडी चैनल पर। आज हम यूजीसी नेट पेपर 2 विषय हिंदी से संबंधित साहित्य शास्त्र का भाग 11 लेकर आपके समक्ष उपस्थित हैं। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे रस निष्पत्ति और साधारणीकरण से। ये हमारी यूजीसी नेट से संबंधित 86वीं क्लास है, 86th क्लास है। इससे पहले हम 85 क्लास कर चुके हैं यूजीसी नेट से संबंधित। अगर आपने अभी तक क्लासेस ज्वाइन नहीं की हैं तो आप लिस्ट में जाकर सभी वीडियो प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपको नोट्स चाहिए हैं तो वो आपको टेलीग्राम चैनल पर, टेलीग्राम ग्रुप पर प्राप्त हो जाएंगे। तो आप वहाँ पे भी मैजिकल स्टडी सर्च करके वहाँ से सभी नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। तो आज की क्लास जो हमारी रस निष्पत्ति, साधारणीकरण और एक और टॉपिक है सहृदय। तो सभी के मन में एक ऐसा डाउट रहता होगा कि सहृदय क्या है, ये बार बार काव्य में क्यों प्रयोग किया जाता है, काव्य शास्त्र में। तो हम उसको भी देखेंगे कि वो क्या है। तो ये यहाँ पे मैंने नहीं उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी है, लेकिन हम रस निष्पत्ति को डिटेल में समझेंगे, साधारणीकरण और उसके बाद सहृदय ये क्या है, उन सभी को डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और कल से क्लासेस ज्वाइन करें। सुबह 7 बजे क्लास होती है, रात को 9 बजे क्लास होती है और शाम को 7 बजे क्विज होती है यूजीसी नेट से संबंधित। तो चलिए अब शुरू करते हैं, बात बहुत हो गई। तो जो काव्य शास्त्र है तो इसमें सभी जो आचार्य हुए हैं इन्होंने अलग अलग प्रकार के सिद्धांत हुए हैं। तो रस सिद्धांत के आचार्य में काफ़ी मतभेद रहा है। तो इस विषय में जो आचार्य भरत मुनि हैं इन्होंने अपना एक सूत्र दिया था जो काफ़ी प्रसिद्ध है कि विभावानुभाव व्याभिचारी संयोगादृश निष्पत्ति ही। ये जो उन्होंने एक सूत्र दिया था, यानी विभाव, अनुभव और व्यावचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। तो ये जो रस सूत्र है इसकी आगे चल के आचार्यों ने व्याख्या की थी, कई सारे आचार्यों ने। तो हम वैसे रस सिद्धांत पढ़ चुके हैं तो लेकिन इसको फिर भी हम डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। तो भारतीय काव्य शास्त्र में रस संप्रदाय का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रहा है और इस संप्रदाय के प्रवर्तक जो हैं वो आचार्य भरत मुनि माने जाते हैं और इन्होंने इसका विवेचन अपने ग्रंथ नाट्यशास्त्र में किया था। और इनका भरत मुनि द्वारा दिया गया जो रस सूत्र है उसको ही रस संप्रदाय का मूल आधार माना जाता है, जिसकी बात अभी हमने की। तो उसका अर्थ यही था कि विभाव, अनुभव और व्यावचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। तो उसमें जो उन्होंने रस सूत्र की व्याख्या करने से पहले हमें उसके अवयव भी थोड़ा सा संक्षेप में विचार कर लेना चाहिए। जैसे कि विभाव हुआ, तो विभाव क्या होता है कि भाव के उद्बोधक यानी जागृत करने वाले कारणों को विभाव कहा जाता है। और अनुभव क्या होता है, भाव का बोध कराने वाले कारणों को अनुभव कहते हैं। और तीसरा है व्यावचारी भाव, तो इन्हें संचारी भाव भी कहा जाता है क्योंकि ये सभी रसों में संचरण कहते हैं। और स्थायी भाव के पोषण कारणों को व्यावचारी भाव कहा जाता है। और इनकी संख्या 33 है, जो सब हम ये सब डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन एक डिटेल में थोड़ी सी प्रारंभिक जानकारी थी जो आपको हो जानी चाहिए अगर आपने अभी तक क्लास उससे संबंधित नहीं देखी है। तो जो स्थायी भाव रह गया है, तो स्थायी भाव क्या होता है, तो जो हृदय में हमेशा स्थायी रहते हैं भाव, उनको ही स्थायी भाव कहा जाता है। जो अनुकूल कारण प्राप्त करके जागृत हो जाते हैं उस समय, तो उन्हें हम स्थायी भाव कहते हैं। और स्थायी भावों की संख्या सभी को पता होगा 9 मानी गई है, क्योंकि प्रत्येक जो भी रस है उसका एक स्थायी भाव होता है। तो जिसमें रति, उत्साह, क्रोध, विस्मय, निर्वेद ये सभी आते हैं। तो अब भरत मुनि का मत देख लेते हैं क्या है। तो उनके अनुसार जैसे कई प्रकार के व्यंजन और औषधि द्रव्यों के संयोग से रस निष्पन्न हुआ है, वैसे ही नाना भावों के इकट्ठे होने पर निष्पन्न हो जाता है। जिस प्रकार गुड़ आदि द्रव्यों, व्यंजनों और औषधियों से सट रस बनते हैं, उसी प्रकार स्थायी भाव नाना भावों से युक्त होते हैं। तो इनका ये कहना था कि जिस प्रकार से जैसे औषधि बनती है, अलग अलग प्रकार से द्रव्यों से मिलकर व्यंजन बनते हैं, उसी प्रकार से अनेक भावों से मिलकर रस की निष्पत्ति होती है। तो ये इनका मानना था। और इससे हमें यही समझ में आता है कि भरत मुनि का जो दृष्टिकोण था वो वस्तुपरक है। और यानी वो जो है वो रस को आस्वाद मानते हैं, ये समझ में आ ही रहा होगा आपको। और यानी रस एक ऐसा उन्होंने पदार्थ माना है जिसकी निष्पत्ति यानी उत्पत्ति, निष्पत्ति का अर्थ होता है उत्पत्ति। तो निष्पत्ति
जो है उन्होंने मानी है कि इसकी निष्पत्ति रंगमंच पर होती है। तो यहाँ पे हमने बाद में इनका थोड़ा सा बस इतना ही मत दिया है। तो इनके ही मत का आगे चल के रस सूत्र के जो व्याख्याता आचार्य थे उन्होंने व्याख्या की है उनके इसी मत को आधार बनाकर। तो आपको समझ में आ गया होगा कि रस एक ऐसा पदार्थ है जिसकी निष्पत्ति रंगमंच पर होती है और दर्शक जो है, सामाजिक जो है, उसका आस्वाद करता है, हर्ष शोक आदि रूप में अनुभव करता है। तो ये ही रस निष्पत्ति है। और रस निष्पत्ति से उन्होंने बस इतना ही अभिप्राय है कि रस निष्पत्ति से यानी रस का निर्मित कैसे हुआ है या उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है, वही हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो वे यही मानते थे कि स्थायी भाव ही विभावादि हैं, उन्हीं के संयोग से रस बनता है। तो ऐसा उनका मानना था। और संयोग का अर्थ लेते हैं वो कि मिलन, संगठन और संलिष्ट वगैरह इस तरह से मानते हैं। तो उनके मत का अगर हम सार देखें तो उन्होंने माना है कि रस का जो स्थान है वो रंगमंच है और रस एक आस्वाद है, यानी वह अनुभूति का विषय है, किसी प्रकार की अनुभूति नहीं है। क्लियर कर दूं। और भरत मुनि के अनुसार निष्पत्ति का अर्थ क्या है? निर्मित करना। यस। और संयोग का अर्थ क्या है? संलिष्ट करना। ठीक है। तो संयोग का अर्थ यानी मिलन, संगठन या संलिष्ट। तो अब क्लियर हो चुका होगा। तो अब बात करते हैं रस सूत्र के व्याख्याता आचार्य की। तो हम जो रस सूत्र की व्याख्या जिन 4 आचार्यों ने की है उनमें से भट्टलोलट हैं, आचार्य शंकुक हैं, भट्ट नायक और आचार्य अभिनव गुप्त आते हैं। तो इनको ही रस सूत्र के व्याख्याता आचार्य कहा जाता है। तो हम आज इनके ही मतों को देखेंगे, इन्होंने किस प्रकार से रस की व्याख्या की है, रस की निष्पत्ति की है, क्या माना है अपने, जैसे उत्पत्तिवाद में, अभिव्यक्तिवाद में, आरोपवाद में, अनुमितिवाद में। तो यही सब हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे भट्ट लोलट के मत की। तो उनका उत्पत्तिवाद था। तो भट्ट लोलट, इनका कोई ग्रंथ उपलब्ध नहीं है, लेकिन अभिनव गुप्त और मम्मट ने अपने ग्रंथों में जो उद्धृत दिए हैं उनसे लोलट के मत का हमें पता चलता है। और ये पता चलता है कि ये रस सूत्र के प्रथम व्याख्याता थे। तो इन्होंने आचार्य भरत के रस सूत्र की व्याख्या की थी और ये प्रथम व्याख्याता भट्टलोलट ही माने जाएंगे। अगर कहीं क्वेश्चन आता है कि प्रथम व्याख्याता कौन है तो भट्टलोलट माने जाएंगे। लेकिन इनके जो मत हैं वो मम्मट ने और अभिनव गुप्त जी ने अपने ग्रंथों में, मम्मट ने तो काव्य प्रकाश में और अभिनव गुप्त ने अभिनव भारती में उनको स्थान दिया है। और इनके जो संक्षिप्त मतों में लोलट जी ने रस से संबंधित कई सारी धारणाएं हैं जो वो स्पष्ट की हैं। तो देखते हैं इनके अनुसार इनका मत क्या था। कि इनका मत था कि रत्यादि स्थायी भाव नायक आदि विभावों द्वारा उत्पन्न होकर उद्यान आदि उद्दीपनों द्वारा उद्दीप्त होकर कटाक्ष, भुज, छेप आदि अनुभावों यानी बाह्य व्यंजकों द्वारा प्रतीत योग्य बनकर और उत्कंठा आदि व्यावचारियों द्वारा पुष्ट होकर राम आदि अनुकार्यों में रस रूप में रहता है। ये एक परिभाषा है, इसको भी क्लियर करेंगे। तो समानता के कारण नट में वह रस आरोपित होकर सामाजिकों को नटों के अभिनय कौशल द्वारा चमत्कृत कर देता है। तो ये इनका एक मत था। तो इनके मत का क्या आधार है कि जो मूल भाव है या स्थायी भाव की बात करें तो उसकी स्थिति जो है वो मूल पात्रों में होती है, किंतु जो अभिनेता होगा वो मौलिक या ऐतिहासिक पात्रों का अनुकरण करता है। तो इनके मत का सार यही है। और इनका यही मानना था कि जो सामाजिक या सहृदय या फिर कहें दर्शक जो है वो मूल पात्रों का आरोपण अभिनेता और नट आदि पर करके रस का अनुभव प्राप्त करते हैं। यानी जो सामाजिक है, यानी जो दर्शक है, वो मूल पात्रों द्वारा जो अभिनय किया जाता है उसको देखकर वो ये समझते हैं कि हाँ इसके मूल में, जैसे उन्होंने राम को देखा तो उन्होंने उसको राम के बारे में सोचा, उन्होंने मूल रूप से उनको ही माना। तो ये एक इसका रस, इसके बारे में अनुभव प्राप्त करते हैं वो रस से संबंधित। और इसको थोड़ा सा क्लियर तभी समझेंगे जब हम इसका निष्पत्ति देखेंगे, संयोग का अर्थ देखेंगे, तो तब ज़्यादा क्लियर हो पाएगा। तो संयोग का अर्थ क्या होता है? जैसे संयोग का अर्थ आपने देखा ही होगा, अभी बताया था मैंने कि भरत मुनि जी ने
माना था कि संयोग का अर्थ मिलन होता है, संगठन होता है। तो यहाँ देख लेते हैं इन्होंने क्या माना है भट्टलोलट जी ने। तो इन्होंने माना है कि इनके उधर से भी हमें ये पता चलता है कि संयोग एक मिश्रित प्रक्रिया है। तो इसको इन्होंने 3 भागों में बांटा है, 3 चरण में। स्थायी भाव और विभाव आदि का संबंध, तो इन्होंने ऐसा कहा है। तो स्थायी भाव उत्पन्न होता है ऐसा मानना था, और विभाव आदि उसके उत्पादक कारण हैं। यानी विभाव, स्थायी भाव जो है वो उत्पन्न पहले से ही होता है, लेकिन विभाव आदि जो है वो उसके उत्पादक कारण हैं। यानी इन दोनों में उत्पाद और उत्पादक का संबंध है। और स्थायी भाव और अनुभाव का संबंध जो इन्होंने दूसरा चरण बांटा है। तो स्थायी भाव अनुभावों से ही प्रतीत योग बनते हैं, यानी स्थायी भाव क्या हुआ, प्रतीत योग बनते हैं, यानी स्थायी भाव प्रतीत हैं और अनुभाव प्रतीतक हैं। तो इस प्रकार से इनके बीच भी संबंध जो है वो प्रतीत और प्रतीतक संबंध कहेंगे इसको हम। और तीसरा चरण था कि स्थायी भाव और व्याभिचारी भाव का संबंध। तो स्थायी भाव जो हैं वो पोष्य हैं और व्याभिचारी भाव पोषक हैं। तो इस संबंध को पोष्य पोषक संबंध हम कहेंगे। तो इस प्रकार से इसको बांटा गया है। तो हमसे इस पर स्पष्ट हो जा रहा है कि संयोग जो है वो एक मिश्रित प्रक्रिया है, यानी मिली है जुली है, यानी मिलन है। जैसा भरत मुनि जी ने माना था उसी आधार पर कुछ जैसे कि संयोग उत्पाद और उत्पादक। संयोग जो है इसको हम अगर एक लाइन में इक्वेशन के माध्यम से समझना चाहें तो संयोग किसके बराबर होगा, उत्पाद माइनस उत्पादक, और इनको और प्रतीतक, पोष्य पोषक, इन सभी का संबंध जो है इसी को ही हम मानेंगे पूरा एक संयोग। अब देख लेते हैं निष्पत्ति क्या है। आई होप संयोग समझ में आ गया हो। तो प्राय आलोचक ये मानते थे कि भट्टलोलट के अनुसार निष्पत्ति का अर्थ है उत्पत्ति, तो इसीलिए उनके मत को उत्पत्तिवाद कहा जाता है। किंतु ऐसा मानना उचित नहीं है, क्योंकि भट्टलोलट रस को निष्पत्ति की एक मिश्रित प्रक्रिया मानते हैं। तो उनका ऐसा मानना था कि रस की निष्पत्ति को एक मिश्रित प्रक्रिया उन्होंने जैसा माना था, अभी हमने ऊपर देखा। तो ये 3 चरणों में उन्होंने पूर्ण मानी है, उत्पत्ति, प्रतीत और पुष्ट। तो जिसमें निष्पत्ति जो है वो उत्पत्ति और प्रतीत से मिलकर और पुष्ट से मिलकर बनती है। तो ये तीनों तीनों चरण में प्रक्रिया होती है, मिश्रित प्रक्रिया होती है निष्पत्ति की, आप यही समझें। जैसे उत्पाद का हमने देखा था कि ये सभी मिलकर बनते हैं, ये 6 जो चीज़ें हैं 6 भाव का। और इसी तरीके से निष्पत्ति जो है ये उत्पत्ति, प्रतीत और पुष्ट तीनों का योग से बनती है। तो ये डॉक्टर नगेन ने इन तीनों व्यापारों को ही उपचित कहा है, ये नाम दिया है डॉक्टर नगेन जी द्वारा, तो ये ध्यान रखें। और अब देखते हैं शंकुक जी का मत। तो उनसे पहले हम इनके मत की ही बात कर लें तो भट्टलोलट जी का, तो इन्होंने जो अपनी परिभाषा धीरज सूत्र की व्याख्या की है वो काफ़ी स्पष्ट थी। लेकिन जो विद्वान हैं उन्होंने इसको ग्रहण नहीं कर पाया सही से, क्योंकि उन्हें भट्टलोलट की रस व्याख्या में अनेक प्रकार के दोष दिखे। क्योंकि भट्टलोलट ने रस की अवस्थिति जो है वो राम आदि ऐतिहासिक पात्रों का अभिनय करने वालों में मानी है। जैसे कि उन्होंने बोला कि अगर उसका राम का पात्र कोई निभा रहा है तो उसी में ही रस की उत्पत्ति होगी, यानी जो दर्शक है वो उसको जो भी अभिनेता है उसका अभिनय देखकर ही उसमें राम को समझेंगे और उसको ही राम की तरह से स्वीकार करेंगे। उसी के द्वारा वो अपना क्या कहें अनुभूति प्राप्त करेंगे, रस प्राप्त करेंगे, जो एक उसी में ही सब कुछ देखेंगे। तो ये चीज़ जो है अन्य आचार्यों ने नहीं मानी। उन्होंने मतलब जो ऐतिहासिक पात्र का अभिनय करने वाला नट रहता है उसमें नहीं मानी है, बस इतना है। और जो सहृदय है उनके अनुसार क्या था कि सहृदय या सामाजिक में रस की अवस्थिति नहीं होती है, ऐसा अन्य आचार्यों ने माना है। तो दर्शक को जो आनंद की प्राप्ति नाटक के मंचन से होती है ऐसा माना है, कि ना कि नट से। क्योंकि भट्टलोलट जी ने कहा था कि नट से होती है, रस से आनंद प्राप्त होता है, लेकिन अन्य आचार्यों ने माना कि नट उससे नहीं, नाटक के मंचन से उनको आनंद की प्राप्ति होती है। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा भट्टलोलट जी का मत। चलिए अगला देखते हैं आचार्य शंकुक जी का मत क्या है।
तो लोलाट जी का मत जैसे हमने देखा उसका सार यही है कि उन्होंने रस की सत्ता वस्तुगत मानी थी और उनका मत जो है वो उत्पत्तिवाद कहा जाता है, आरोपवाद कहा जाता है। हमें जो बातें ध्यान रखनी है बस वही। और उन्होंने क्या माना है कि उन्होंने नट नटी पर आधारित अपना पूरा उनका सिद्धांत है, तो वो अभिनय की कुशलता पर सबसे अधिक बल देते थे। और उन्होंने जिस प्रकार से बांटा है, तो लोलाट जी के मत की सबसे बड़ी दुर्लभता यही है कि उन्होंने केवल रस की व्युत्पत्ति वस्तुगत स्थिति पर विचार किया है, बाकी रसानुभूत प्रक्रिया में सामाजिकता की उन्होंने अपेक्षा की है। अब शंकुक जी का मत देख लेते, क्योंकि लोलाट जी की मैं बार बार बात इसलिए करूँगी कि जो चीज़ ध्यान आती है वो आपको सामने क्लियर कर दूँ कि कोई भी बात छूटी नहीं चाहिए। बाकी रस सूत्र के दूसरे व्याख्याता जो हैं वो आचार्य शंकुक हैं। तो वे न्यायिक थे, यानी न्याय शास्त्री थे, और इसलिए उनकी व्याख्या का जो मूल आधार है वो न्याय शास्त्र का ही अनुमान है, प्रमाण है। तो उन्होंने प्रमाण को 3 प्रकार से बांटा है। एक तो प्रत्यक्ष प्रमाण यानी जो सामने होता है वो प्रत्यक्ष प्रमाण होता है। अनुमान प्रमाण वो है कि ज्ञात से अज्ञात का ज्ञान, जैसे कहीं पे धुआं है तो हमने धुआं देखकर ही हमने ज्ञात कर लिया कि वहां पे आग जरूर होगी, तो ये एक अनुमान प्रमाण ये रहा। और आप्त प्रमाण क्या है कि किसी अधिकारी, विद्वान या शास्त्र वचन को आधार बनाकर उसे प्रमाण मानना, तो ये आप्त प्रमाण कहा जाएगा। तो ये तीनों प्रकार से उन्होंने बांटा है आचार्य शंकुक जी ने। और शंकुक जी जो थे वो रस सूत्र के दूसरे व्याख्याता थे, तो उन्होंने भी भट्ट लोलाट की ही तरह, उन्होंने भी कोई अपना स्वयं का इनका ग्रंथ उपलब्ध नहीं है वैसे, तो शंकुक ने भट्ट लोलाट के मत को भ्रमपूर्ण कहा था, और ये चीज़ हमें ध्यान रखनी होगी क्योंकि लेकिन जो मम्मट ने काव्यशास्त्र लिखा और अभिनव गुप्त जी ने अभिनव भारती और ध्वन्यावलोचन लिखा, तो उसमें उनके इन लोगों के मत को उसमें दिया गया है, जैसे चाहे भट्ट लोलाट जी हों और शंकुक जी, इनके मतों को उनमें सम्मिलित किया गया है, तो ये ध्यान रखें। और शंकुक जी ने रस सूत्र की जो व्याख्या की है वो देख लेते हैं, अगर यहाँ पे दी गई हो तो। व्याख्या तो शायद यहाँ पे नहीं है। तो उनका कहना था कि अनुकार और उसके भावों का नट नटी में आरोप नहीं किया जा सकता, तो इन्होंने बिल्कुल भट्ट लोलाट जी के मत का बिल्कुल विरोध ही किया है, मना ही किया है। तो किया जाता है अपितु तो उनका अनुमान कर लिया जाता है, इसलिए इनका जो मत है वो अनुमानवाद या अनुमितिवाद कहा जाता है। तो इन्होंने जैसा कहा कि कारण रूप विभावों और कार्य रूप अनुभावों व सहकारी रूप जो होता है वो संचारी भावों के कारण ऐतिहासिक पात्रों में स्थित स्थायी भाव के अनुकरण से जो नट होता है, यानी अनुकर्ता में अनुमित होने वाला रस कहलाता है। तो आपको एक साधारण भाषा में ये समझना होगा कि जो भी इन्होंने कहा है, इनका कहना यही था कि अनुकार्य और उसके भावों का नट नटी में हम आरोप नहीं कर सकते, नट नटी में उसको नहीं मान सकते। जैसे धुएं को देखकर हमने आग का अनुमान किया, तो उसी प्रकार से रंगमंच पर उपस्थित कोई नट है, नटी है, तो उसको देखकर हम राम या आदि जो अनुकार्य हैं उनके स्थायी भावों का अनुमान कर सकते हैं, वो जो अनुमान हम नहीं, जैसे दर्शक करता है। तो ये इनका ऐसा मानना था कि अनुमान पर चलती है कार्य, उनका मत पूरा अनुमान पर आधारित है। तो ये अनुमान सामान्य अनुमान से भिन्न कला संबंधी अलौकिक अनुमान है, जिसे हम चित्र तुरंग अनुमान न्याय भी कहते हैं। तो चित्र तुरंग क्या होता है वो भी समझ लो आप, क्योंकि चित्र तुरंग ज्ञान चारों लोक प्रसिद्ध ज्ञानों से विलक्षण ज्ञान है। और ये चारों लोक प्रसिद्ध ज्ञान कौन सा है? सम्यक ज्ञान, मिथ्या ज्ञान, संशय ज्ञान और सादृश्य ज्ञान। तो सम्यक ज्ञान क्या होता है कि रस्सी को हमने रस्सी समझा, तो ये सम्यक ज्ञान है। अगर मिथ्या ज्ञान क्या है? रस्सी को मैंने बोला सांप, तो जैसे रस्सी को सांप समझा तो वो मिथ्या ज्ञान हो गया। संशय ज्ञान होगा कि रस्सी है या सांप, ऐसा हमें कुछ संशय सा रहे, तो ये संशय ज्ञान में आ जाएगा। बाकी सादृश्य ज्ञान की बात करें तो रस्सी जैसा है ऐसा समझना, तो ये सादृश्य ज्ञान होता है। तो हमने जो देखा चित्त तुरंग ज्ञान जो है वो इसमें सबसे विलक्षण होता है। जैसे घोड़ा है, हमने घोड़ा देखा तो हमने घोड़ा को देखकर बोला कि ये घोड़ा है, तो ऐसा चित्र तुरंग ज्ञान होता है। तो इसको ही हम चित्त तुरंग ज्ञान कहेंगे, न्याय कहेंगे, बात वही है। तो इसी ज्ञान के आधार पर हम सामाजिक
यानी जो सहृदय दर्शक है वो नाटक देखते हैं, तो नाटक में अगर वो राम को देखते हैं, नट जो होता है यानी अभिनेता जो होता है, उसमें वो अगर राम को देखते हैं तो वो राम का ही अनुमान कर लेते हैं कि ये राम है, और फिर अनुमान किए गए नट में स्थायी भाव का ही वो अनुमान भी कर लेते हैं। तो ये आपको शायद अब क्लियर हो गया होगा क्या होता है, क्या मत था शंकुक जी का। और अगला देखते हैं संयोग का अर्थ। इनके अनुसार संयोग का अर्थ क्या था, तो शंकुक के आधार पर संयोग का अर्थ है अनुमाप्य अनुमापक संबंध, यानी स्थायी भाव जो है वो अनुमाप्य है और विभाववादी जो है अनुमापक है, यानी अनुमान कराने वाले कारण हैं। तो ये एक इनका मत था। तो डॉक्टर नगेन ने आचार्य शंकुक के मत की व्याख्या की है और उन्होंने कहा है कि शंकुक की व्याख्या से संयोग का अर्थ यही है कि गम्य गमक संबंध, यानी स्थायी भाव गम्य है और विभाववादी गमक है। और इनका निष्पत्ति का अर्थ देखें तो शंकुक के अनुसार निष्पत्ति का अर्थ अनुमिति है या अनुमान है। जैसा उन्होंने कहा था कि उत्पत्ति है लोलठ जी ने, भरत मुनि जी ने, तो वैसा इन्होंने नहीं कहा, इन्होंने कहा अनुमिति है। निष्पत्ति का अर्थ इनके अनुसार था अनुमिति या फिर अनुमान। तो शायद क्लियर हुआ होगा। बाकी इनके मत पर कई प्रकार का, जैसे हम इनको जो चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि अनुमान बुद्धि का विषय है, अनुभूति का नहीं, जबकि इन्होंने कहा है यहाँ पे इनके कथन पूरा ऐसा ही है। बाकी शंकुक ने चित्त तुरंग ज्ञान में से काव्य के अभिनय तत्व को प्रमुख माना है और इन्होंने कहा है कि जो चित्त तुरंग ज्ञान है वो प्रमुख है, बाकी जो काव्य तत्व है वो गौड़, ऐसा माना था। और इनका अनुमान के आधार पर सामाजिक को भाव की अनुभूति नहीं हो सकती, इन्होंने ऐसा माना है। यानी जो सामाजिक से आप ध्यान रखें, सामाजिक मीन्स यानी यहाँ पे प्रयोग किया जा रहा है काव्यशास्त्र में दर्शक के लिए। तो शंकुक ने कला संबंधी विलक्षण अनुमान कहा है। बाकी फिर भी आगे देखते हैं अगले आचार्य का क्या मत है। तो भट्ट नायक जी का मत देखते हैं। तो भट्ट नायक जी जो थे वो तीसरे व्याख्याता थे रस सूत्र के। तो इनका मत भुक्तिवाद कहा जाता है क्योंकि वे ना तो रस की उत्पत्ति मानते थे और ना ही अनुमिति की, अपितु उनके अनुसार रस की भुक्ति होती थी। यानी जो सामाजिक जो है दर्शक जो है वो रस रूप में ही परिणित अपने ही स्थायी भाव का भोग करता है, इन्होंने ऐसा माना था। तो दर्शक के हृदय में रस की भुक्ति के लिए भाव काव्य के विभिन्न व्यापार ही जागृत होते हैं, उनको अलग अलग कारण होते हैं जागृत होने के। तो वो कौन कौन से व्यापार हैं, तो व्यापार यहाँ पे दिए गए हैं, अविधा व्यापार, भावकत्व व्यापार और भोजकत्व व्यापार। तो अविधा व्यापार क्या है, तो अविधा व्यापार है कि काव्य के सामान्य और अलंकारिक अर्थों का बोध होता है जब वो अविधा व्यापार होते हैं। लेकिन भावकत्व व्यापार वो है कि जब साधारणीकरण करता है तब वो भावकत्व व्यापार होता है। और भोजकत्व व्यापार की बात करें तो तीसरा व्यापार है भोजकत्व व्यापार। तो इस व्यापार द्वारा साधारणीकृत स्थायी भाव का रस रूप में भोग होता है। तो ये इनका मत था। तो ये मत जो है थोड़ा सा समझने में आपको समय लगेगा। भट्ट नायक जी जो थे इनके विचार भी अभिनव गुप्त के, अभिनव भारती और मम्मट के काव्य प्रकाश में ही हमें मिलते हैं। और भट्ट नायक के पूर्ववर्ती रस व्याख्याताओं ने मतों का खंडन कर, इनके जो भी पूर्वाचार्य रहे हैं तो उनका मतों का यहाँ पे आपने देखा ही है, उनका इन्होंने खंडन किया है। इन्होंने कहा था कि रसो न प्रतीयते नोत्यध्य न विव्यज्यते। तो इन्होंने ये कहा था। बाकी हमें समझ में आ रहा है इनके जो भी विचार था वो पूर्व के जो भी रहे हैं आचार्य उनसे अलग था। इनका मानना था कि भुक्तिवाद जो है वो इनका महत्वपूर्ण सिद्धांत है और भावकत्व और साधारणीकरण की खोज इन्होंने ही की थी। और इनका जो मत हमने यहाँ पे इनकी व्याख्या जो है वो देख ली है। अब निष्पत्ति और संयोग का अर्थ देखते हैं। बाकी क्लियर अगर करें तो भट्ट नायक जी की जो मत है उसमें हमें यही मिलता है कि इन्होंने इनका मत भुक्तिवाद कहा जाता है। दूसरी चीज़ हमें जो ध्यान रखनी है, इन्होंने रस की आत्मपरक व्याख्या की है क्योंकि इन्होंने
इनका जो सबसे बड़ा योगदान हम मानेंगे वो साधारणीकरण का सिद्धांत ही मानेंगे, जिसके बिना रस की निष्पत्ति हो ही नहीं सकती थी, जिसे अभी हम डिस्कस करने वाले हैं आगे। और उनसे पहले के जो भी आचार्य होते थे वो रस की स्थिति रंगमंच पर मानते थे और वस्तुपरक उनकी व्याख्या थी। लेकिन इन्होंने पहली बार ये स्वीकार किया कि रस का स्थान जो है वो सहृदय का चित्त है। तो ये चीज़ महत्वपूर्ण है। तो बाकी रस की भुक्ति का जो स्वरूप भट्टनायक जी ने रखा है, तो वो रस की वस्तुगत सत्ता से बिल्कुल समाप्त नहीं हुए, बल्कि क्योंकि रस अब भी आस्वाद ही रहा है इनके मत पे भी। तो चलिए देखते हैं निष्पत्ति और संयोग का अर्थ क्या है। तो भट्टनायक के अनुसार निष्पत्ति का अर्थ भुक्ति है और संयोग का अर्थ है भोज्य और भोजन संबंध। तो इनका ये अर्थ है, यानी स्थायी भाव भोज्य और विभावादि भोग कराने वाले कारण हैं। तो ये इनका निष्पत्ति और संयोग का अर्थ है। और रस की स्थिति देखें, स्थान देखें, तो भट्टनायक के अनुसार रस का स्थान सहृदय सामाजिक का चित्त है, यानी दर्शक का चित्त है। और जो भी सहृदय सामाजिक अपने ही स्थायी भाव का रस रूप में भोग करता है, वही इनका मत के अनुसार है। और भट्टनायक के अनुसार रस की स्थिति वस्तुगत न होकर आत्मागत हो गई है। बिल्कुल यही चीज़ ध्यान रखें, इनका मत यही था कि आत्मागत जो भी अनुभव है वो रस की उत्पत्ति है। तो चलिए अब देखते हैं अभिनव गुप्त जी का मत। तो एक मिनट, और जो भट्टनायक जी थे उन्होंने ये कहा था कि ब्रह्मानंद के समान है, रस जो है वो ब्रह्मानंद के समान है, किंतु ब्रह्मानंद नहीं है। ये चीज़ बिल्कुल ध्यान रखें। तो इसका व्याख्या उन्होंने बहुत डिटेल में की थी, उस सब हम नहीं देखते हैं, जो जरूरी है बस वही डिस्कस करेंगे। तो अब देखते हैं अभिनव गुप्त जी का मत। तो आचार्य अभिनव गुप्त जो थे वो रस सूत्र के चौथे व्याख्याता थे और उनके मत से रस की अभिव्यक्ति होती है, इसलिए उनका मत अभिव्यक्तिवाद कहा जाता है। सहृदयों के चित्त में वासना रूप में स्थित स्थायी भाव विभावाद के प्रभाव से रस रूप में व्यक्त हो जाते हैं। तो ऐसा इनका मानना था। तो जैसे जिस प्रकार जल के छींटे देने से मिट्टी में व्याप्त गंध जो है वो व्यक्त हो जाती है, उसी प्रकार से इन्होंने ऐसे माना था कि जो स्थायी भाव विभावाद के प्रभाव से रस उसी रूप में व्यक्त हो जाते हैं। और रस का स्वरूप जो इन्होंने माना है वो भट्टनायक ने रस की आत्मपरक व्याख्या की, जिसके भट्टनायक और काव्य से हटकर रस का स्थान सहृदय का चित्त हो गया था। फिर भी रस ही रहा, रस जो था वो आस्वाद ही रहा था, लेकिन उसकी वस्तुपरकता जो थी उसका लोप नहीं हुआ था। ये कार्य अभिनव गुप्त की व्याख्या से ही हुआ। तो इन्होंने अभिनव गुप्त जो है भरत मुनि के रस के प्रौढ़ व्याख्याता माने जाते हैं। इन्होंने अपने ग्रंथ ध्वन्यालोचन की बात करें या फिर अभिनव भारती की, तो उसमें रस विषयक मत प्रस्तुत किए हैं। मम्मट ने अपने काव्य प्रकाश में अभिनव गुप्त के मतों का उल्लेख किया है। तो अभिनव गुप्त ने संयोग को व्यंग व्यंजकत संबंध माना है और निष्पत्ति को यहाँ पे हम देखेंगे आगे दिया गया जरूर होगा। और अभिनव गुप्त जी ने रस निष्पत्ति के संबंध में 4 क्रमबद्ध स्थितियां जो बताई हैं उनको भी हम देखेंगे। तो अभिनव गुप्त जी जो थे वो ध्वनिवादी आचार्य थे, सभी जानते होंगे। उन्होंने रस को व्यंग माना था, वो ना तो अभिधा का व्यापार है ना लक्षणा का विषय है, अपितु तो व्यंजना का व्यापार है, वो ऐसा मानते थे। और वो भट्टनायक के साधारणीकरण को भी ये स्वीकार करते थे। तो अब हम देखेंगे इन्होंने जो 4 स्थितियां बताई हैं वो कौन कौन सी हैं। तो प्रथम चरण में रंगमंच पर व्यक्ति और स्थिति का प्रत्यक्ष बोध होता है, तो इनका ऐसा मानना था। और द्वितीय चरण में रंगमंच में कि वातावरण में प्रभाव से कथा वस्तु का विशेष सत्व यानी विशेष भाव जो है वो समाप्त होने लगता है और पात्र और स्थितियां सामान्य रूप में प्रतीत होने लगती हैं। और इस स्थिति में विशेष व्यक्ति का बोध तो नहीं होता, लेकिन द्वैत बना रहता है। तृतीय स्थिति क्या होती है, तृतीय चरण, तो उसमें चित्त में स्थित स्थायी भाव ना तो अपने रह जाते हैं और ना ही वो उसका अन्य किसी प्रकार का संबंध रह जाता है। तो ऐसा मानना था, यानी विभावादि में विशेषगत का लोप होने के कारण अंतःकरण में स्थित स्थायी भाव जो हैं वो साधारणीकृत हो जाते हैं, साधारणीकृत होकर जागृत से होने लगते हैं। और अंतिम स्थिति क्या है, तो उसमें सहृदय
सामाजिक साधारणीकृत रूप में जागृत अपने ही स्थायी भाव का रस रूप में भोग करता है। तो ये इन्होंने 4 चरण बताए थे। तो इनका पूरा अगर हम मत देखें तो इन्होंने अपने रस की नितांत आत्मपरक व्याख्या की है और रस को इन्होंने आस्वाद रूप बताया है। और उनकी व्याख्या से हमें ये पता चला कि रसानुभूति में दर्शक के महत्व की पूर्ण प्रतिष्ठा हुई है। और इनका जो मानना था कि रस व्यंजन है, व्यंग्य है और व्यंजना का व्यापार है और रस ध्वनि काव्य की आत्मा है, ऐसा मान लेने पर रस संप्रदाय हो या ध्वनि संप्रदाय दोनों का महत्व स्थापित हो जाता है। तो कुछ कोशिश की है आपको अगर क्लियर हो पाया हो। बाकी अब देखते हैं साधारणीकरण। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो ज़्यादा डिस्कस करेंगे। तो साधारणीकरण क्या है, यहाँ मैंने साधारणीकरण के सारे सिद्धांत नहीं दिए हैं, सिर्फ समझ लें साधारणीकरण क्या है। तो साधारणीकरण का अर्थ होता है सामान्यीकरण। तो काव्य का विषय जब सामान्य सा या साधारण सा प्रतीत होने लगता है तो उसके विशेषत्व का परिहार हो जाता है, तब उसे हम साधारणीकरण कहते हैं। जैसे कि एक उदाहरण द्वारा समझते हैं कि जैसे सीता और राम की बात कर रहे हैं, तो सीता जो है वो सीता न रहकर को साधारण सी स्त्री लगने लगे। तो एक सीता का जो रूप है, हम देवी का रूप वो ना समझ के एक साधारण सी स्त्री समझने लगे अगर उनको, तो वही एक साधारणीकरण है, उस स्थिति का साधारणीकरण है। तो यही इसी के संबंध में सभी जो मत विद्वान थे उन्होंने अपने अपने मत दिए हैं। तो जैसे भट्टनायक जी हैं, उन्होंने भी कहा है अलग अलग कि भावकत्व ही साधारणीकरण है, उनका ऐसा मानना था। तो उन्होंने कहा था कि सीता जो है, सीता पर तो उन्होंने विचार नहीं दिया था, तो उन्होंने अपना जो मत दिया है उस या फिर कहें अभिनव गुप्त का मत है, तो सभी का मत तो अलग अलग प्रकार से रहा है। तो यहाँ हम उनको डिटेल में डिस्कस नहीं करने वाले हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बात करेंगे, विश्वनाथ की, सुंदरदास, श्याम सुंदर दास जी ने, नगेंद्र जी ने, सभी ने साधारणीकरण पर अपने मत प्रस्तुत किए हैं, जिन्हें हम आज डिस्कस नहीं करेंगे इतना डिटेल में। बस इस साधारण भाषा में आप ये समझ लें कि भट्टनायक जी ने कहा था भावकत्वम साधारणीकरणम और तेन ही व्यापारेण विभावादया स्थायी च साधारणीक्रियन्ते, यानी भावकत्व ही साधारणीकरण है और इस व्यापार से विभावादी और स्थायी भाव का साधारणीकरण हो जाता है। तो इनका मत यही है कि जब सीता सीता न रहकर स्त्री मात्र रह जाएं तो उसको साधारणीकरण कहते हैं। तो इनके मत के अनुसार भी सेम यही बात है। और भट्टनायक जी का मत जो था, तो उन्होंने माना था कि विभावादि का ही साधारणीकरण नहीं होता है बल्कि स्थायी भाव का साधारणीकरण हो जाता है। वो यानी मान्यता उसको हम सामान्यीकरण उसका हो जाता है। और जैसे ये मेरे शत्रु हैं, शत्रु के हैं, या फिर अलग अलग प्रकार से उसको कहा जा सकता है एक ही बात को। तो एक ही बात का अलग अलग प्रकार से कहना जो है वो अभिनव गुप्त जी ने माना है। बाकी स्थायी भाव के साधारणीकरण से अभिप्राय उनका यही है, देश काल के बंधनों से मुक्त एकदम से। तो साधारणीकरण की स्थिति में विशेषत्व का जो है बिल्कुल अभाव हो जाता है, ऐसा अभिनव जी का मानना था। उसको हम किसी दिन बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज थोड़ा सा बस सिंपल सी साधारण भाषा में समझ लेते हैं। विश्वनाथ जी ने भी कहा था कि उनका भी मानना था कि विभावादि का अपने पराई की भावना से मुक्त हो जाना ही साधारणीकरण है। और आचार्य शुक्ल जी ने भी अपना एक मत दिया था। तो उन्होंने चिंतामणि में साधारणीकरण का पूरा विचार किया है, उसमें दिया है। तो जब उनका मानना था कि जब तक किसी भाव का कोई विषय इस रूप में नहीं लिया जाता कि वह सामान्यतः सबके उसी भाव का आलम्बन हो सके, तो उसको हम साधारणीकरण उसमें नहीं मान सकते। और आचार्य श्याम सुंदर दास जी का भी मत था कि उनका कहना था कि साधारणीकरण सहृदय सामाजिक के चित्त का होता है। तो इसको हम किसी और ही दिन डिस्कस करेंगे, तो क्योंकि बड़ा टॉपिक हो जाएगा। और सहृदय का अर्थ और देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 चीज़ें मुझे ऐसा लगा ज़्यादा ज़रूरी हैं जो आपको जानना ज़रूरी है। सहृदय शब्द का हमने बहुत बार प्रयोग किया है। तो रसानुभूति की प्रक्रिया के संदर्भ में सहृदय शब्द का बार बार आलोचकों ने प्रयोग किया है। तो सहृदय का तात्पर्य नाटक के उस दर्शक से होता है, दर्शक कहीं या सामाजिक जो है। तो आपको यह समझ में आ जाएगा कि सामाजिक शब्द का भी बहुत बार प्रयोग हुआ है। तो
दर्शक जो है उसी को ही सामाजिक कहा जाएगा और उससे लिया जाएगा कि जो नाट्यशाला में बैठकर नाटक का अभिनय देखता है और उसका रसास्वादन करता है और काव्य के संदर्भ में सहृदय का तात्पर्य उस श्रोता से है, उस पाठक से है जो काव्य को सुनकर या पढ़कर रसानुभूति करता है या फिर आनंद प्राप्त करता है, तो वही होगा आपका सहृदय। और अगर आपको वीडियो उपयोगी लगा हो तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दें। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, मुख्यतः हमने रस निष्पत्ति पर ही आज का आधारित था। तो रस निष्पत्ति और शॉर्ट में हमने साधारणीकरण और सहृदय को देखा। अगर आपको वीडियो उपयोगी लगा हो तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दें और आप हमसे अन्य माध्यमों पर भी जुड़ सकते हैं। सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में